रे ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम करेंगे, अब उसके बाद वेव ऑप्टिक्स करेंगे, है ना। तो रिफ्रैक्शन प्रिज्म में से कर ली, लेंस में से कर ली, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कर ली, है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये रहा जी आपके पास, ह्यूमन आई बेटा। और ये आपका बायो में टॉपिक है ना, ह्यूमन आई के बारे में वहाँ आप करते हो, लेकिन मैंने इसकी फिजिक्स डिस्कस करनी है। बायो आप में बायो में पढ़ चुके हो, मैंने इसके पीछे की जो फिजिक्स है सिर्फ वो डिस्कस करनी है। ये सारा स्ट्रक्चर, और ये ऊपर वाले ने आपको लेंस, कन्वेक्स लेंस लगा के भेजा है यहाँ पे, देख पा रहे हो बेटा। और कन्वेक्स लेंस अगर लगा के भेजा है ना, तो भाई आगे से अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी। हाँ जी बेटा। कैमरा तो नहीं ऑफ है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। अच्छा, अब आया बेटा, अब आ गया, चलो ठीक है। तो ह्यूमन आई में आपको देखिए, अच्छा एक ख़ास बात और, कि आपको ये जो लेंस ऊपर वाले ने दिया ना, ये वाला कन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस हम लोग आर्टिफिशियली बना नहीं पाए, क्योंकि ये लेंस ऐसा है जिसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है। और अब करेक्शन के लिए जो लेंस आंखों के आगे लगाते हैं, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, उसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है। आप चश्मे जितने लोग भी लगा के बैठे हैं, तुम्हारे ग्लास की फोकल लेंथ फिक्स है, वो नहीं चेंज करती। लेकिन इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकती है। इन्फिनिटी से जब रे ऑफ लाइट आएंगी तो भी कहाँ इमेज बनना है बेटा, रेटिना पे बनना है ना। नज़दीक ऑब्जेक्ट होगा तो भी तो इमेज रेटिना पे बनना चाहिए, और रेटिना पे इमेज बनेगा तो यहाँ बेटा सेंसर लगे हैं जो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू होकर जो सेंसर है वो मैसेज भेजते हैं किसको, ब्रेन को प्रोसेसिंग के लिए, और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। अब मज़ेदार बात देखो, मैंने बोला तुम्हें कन्वेक्स लेंस ऊपर वाले ने दे के भेजा है, पर यार कन्वेक्स लेंस का तो एक पंगा है बेटा। क्या? अरे भाई जब भी वो रियल इमेज बनाएगा तो वो तो क्या इन्वर्टेड होगा। जल्दी जल्दी जा रहा है, ऐसे जान रहा था मैं, बना के दिखाता हूं तुम्हें। कन्वेक्स लेंस की एक परेशानी है जी, ये रहा ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जब भी वो इमेज बनाएगा तो रियल होगा तो इन्वर्टेड तो होगा ही होगा ना बेटा। तो ये आपको भी तो कन्वेक्स लेंस दे के भेजा ऊपर वाले ने, ये वाला, ये तो ये भी तो रेटिना पे बनाएगा तो इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा। हाँ, ब्रेन इसको प्रोसेस करके सीधा करता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि ब्रेन प्रोसेस उसको सीधा करना आता है ताकि तुम्हें सीधा दिखाया जा सके, ब्रेन प्रोसेसिंग में इसको सीधा करता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई सामने यहाँ पर लेंस ऐसे लगा दिए जाए ताकि वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज रेटिना पे जाके बने। जैसे यहाँ तो क्या बन रहा है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना बेटा, ठीक है। तो लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इरेक्ट इमेज बनाए ताकि रेटिना पे बने आगे लेंसेज लगा के, और इरेक्ट इमेज बना तो ऑब्वियसली बात है ब्रेन को आदत पड़ी हुई है प्रोसेस करके उसको सीधा करना, तो उल्टे को जो सीधा बना था उसको उल्टा दिखना शुरू हो गया। लेकिन 20 से 25 दिन तक वो लगातार लगा के उसने रखा, और शायद 25वें या 26वें दिन वो बंदे को जो इरेक्ट इमेज था, जो कि उल्टा नज़र आ रहा था, ब्रेन ने प्रोसेस करके उसको सीधा कर दिया। मतलब जो उल्टा इमेज बन रहा था ना, मतलब इरेक्ट इमेज बनाया था वो उल्टा दिखा रहा था, 20-25 दिन के बाद ब्रेन ने उसको प्रोसेस करके, परेशानी हो रही थी देखने में, उसको भी सीधा कर दिया। अब ऐनक उतारता तो पंगे में फंस गया क्योंकि अब वो इन्वर्टेड इमेज ही बनना था उसका, इन्वर्टेड इमेज को जा रहा है, दिमाग को आदत पड़ी थी प्रोसेस करके सीधा करने की, अब उल्टा काम हो गया था, तो अब उसको उतारा तो 20-25 दिन और लगे। ये एक्सपेरिमेंट किसी ने अपने ऊपर
बेस किया था बेटा। चलिए, ह्यूमन आई में आपके पास जो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ शो की गई हैं, मैं आपको PDF भेजूंगा, उसके पास चल जाएगा। मैं इसमें इसके फिजिक्स से लिंक्ड हूँ, मैं इसके लेंस से लिंक्ड हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलियरी मसल्स है ना बेटा, ये वाले ये सिलियरी मसल इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करते हैं। क्यों? फोकल लेंथ क्या होती है? क्या फॉर्मूला था बेटा? 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2, यही तो फॉर्मूला था। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलेगा तो फोकल लेंथ बदलेगी। अब ये सिलियरी मसल जो आपके पास हैं, ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं? ये जब दूर देखेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, जब दूर की चीजें देखें ना रिलैक्स हो जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाएगा। जैसे आप नज़दीक फोकस करोगे ये सिलियरी मसल टाइट हो जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल देंगे, फोकल लेंथ बदल देंगे। मतलब फाइनली करना क्या है? इमेज कहाँ बनना चाहिए? इमेज यहीं बनना चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.2 सेंटीमीटर बिहाइंड है बेटा। 2 सेंटीमीटर बिहाइंड होती है हमारी आई लेंस से जो रेटिना का जो डिस्टेंस होता है। इमेज फाइनली यहीं बनना है आपका, ठीक है जी। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऊपर वाले ने आपको दे के भेजा, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशन है। रिजॉल्विंग पावर काफ़ी कम है, मिलीमीटर के जो डिस्टेंस है उनको डिस्टिंग्विश कर पाता है। जैसे 10⁻⁴ मीटर का डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में, -5 मीटर का डिस्टेंस आता है, फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ना, देख पाते। अब माइक्रोबियल एक्टिविटी तुम्हारे आसपास थोक में होती है, नहीं देख पाते तो नहीं देख पाते, ठीक। तुम्हारे दही के अंदर माइक्रोब्स थोक में, जैसे मैंने बताया था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इन आँखों को नहीं दिखता तो नहीं दिखता माइक्रोब्स। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो बड़े बड़े कीड़े की फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अभी भी अपने स्किन पे अपने आसपास देखोगे तो थोक में माइक्रोब्स हैं, लेकिन हमें इसके रिजॉल्विंग पावर काफ़ी कम है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। तो अपनी इन आँखों को हेल्प करने के लिए इंसान ने और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिए बेटा, माइक्रोस्कोप बना लिए, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप बना लिए। उन्हीं के बारे में स्टडी करना आज हमने। मैं आपको ये बता दूं कि RGB, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये प्राइमरी कलर इनको कहा जाता है, और इनसे सारे कलर बनाए जा सकते हैं। जैसे ग्रीन और रेड मिलेंगे तो येलो बन जाएगा, ठीक है बेटा। ग्रीन और ब्लू मिलेंगे तो ये वाला बन जाएगा, हमारे पास सियान कलर बन जाएगा। और ये ब्लू और रेड मिलेंगे तो क्या? मैजेंटा कलर बन जाएगा। तो फाइनली कलर की 3 प्राइमरी कलर हमारे पास हैं, और जब वो मिक्सअप होते हैं तो और कलर भी बनाए जा सकते हैं। ये कलर की थ्योरी बेटा। फोटोकॉपियर वर्क बाद में करते हैं, पहले हम जान लेते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, क्योंकि ह्यूमन आई के बारे में जो कर रहे थे ना बेटा बात, ह्यूमन आई के बारे में बात कर लेते हैं जी। अकोमोडेशन ऑफ आई क्या है बच्चों? अकोमोडेशन आई में हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, और इन्फिनिटी का मतलब कोई चांद तार वाला डिस्टेंस नहीं होता जी। 1 मीटर का अगर कंपेयर करोगे तो 100 मीटर का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, 100 गुना जो बड़ा हो गया वो इनफाइनाइट है, ठीक है बेटा। तो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक आप ह्यूमन आई की अकोमोडेशन होती है, वहाँ तक के ऑब्जेक्ट वो देख पाती है, ठीक। 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि जैसे हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग है, तो एज जब इस 25-30 के आसपास पहुँचती तो 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। उसके नज़दीक लाओगे तो आंखें भैंगी होने लगती हैं ऐसे, 25 सेंटीमीटर। लेकिन बचपन में ये भी याद रखें कि बचपन में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो काफ़ी कम रहता है, ये 7 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है जब आप बच्चे होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फाइनली स्टेबल हो जाएगा, कितने पे जाके? 25 सेंटीमीटर पे जाके स्टेबल हो जाता है। चलिए, द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम infinity to 25 centimeter in front of the eye. This happened due to ability of the eye lens to change its focal length. ये देखो, ये भी है, ऐसे जैसे लोग भी हैं दुनिया में। तुम कहाँ से आ रहे भाई? ले कर लो बात। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा। दहराम तुम इतने लेट क्यों है बेटा? तो अब मैं क्या करूं बताओ, कैसे करें और क्या करें है ना। तो हमें नहीं कोई दिक्कत, हम तो बेटा पहले बैठे होते हैं, हम तो
जिस जो टाइम तुम्हें सूट करके उस पर हम कर सकते हैं। चलो बेटा आगे। हाँ जी, तो अकोमोडेशन ऑफ आई, नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर बेटा। और ये किस वजह से हो पाता है? क्योंकि हमें जो लेंस दिया ऊपर वाले ने, इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। अब देखिए कैसे करेंगे जी। व्हेन यू इक्वल टू इन्फिनिटी, तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/f इक्वल टू, बोलो बोलो भाई, लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर इन्फिनिटी हो गया या माइनस इन्फिनिटी हो गया तो क्या आएगा? 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/infinity 0 हो गया, v इक्वल टू f आ गया बेटा। कहाँ बनेगा इमेज? फोकस पे। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनता है बेटा? फोकस पे। तो फोकस कहाँ होना चाहिए? रेटिना पे इमेज बनना चाहिए। और नियर बाय अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यार उसका भी तो रेटिना पे बनेगा, राइट? तो नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं बनाना चाहूं, सपोज मैं 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यहां जैसे 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, तो मैंने ले लिया u माइनस 25। v क्या आएगा बेटा? v है 2.5 2.2 नहीं बेटा, 2.5 सेंटीमीटर होता है क्या? आई लेंस से लेके रेटिना तक का डिस्टेंस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले वाले केस में जहां आपका u इन्फिनिटी था, वी एफ आ गया, तो वी एफ के बराबर f कितना आ गया बेटा? बोलो 2.5 सेंटीमीटर बेटा फोकल लेंथ। हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। और जब ऑब्जेक्ट 25 पे तो अप्लाई करो 1/f इक्वल टू क्या? 1/v माइनस 1/u। यही करोगे ना बेटा? यही करोगे ना? तो करो भाई। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u को सब्सिट्यूट करो -25, तो है 1/v माइनस ये 2 पॉइंट क्या बेटा? u को सब्सिट्यूट करोगे 25 सेंटीमीटर ना बेटा? वो बच्चों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस -25, यही आ गया जी। और v कितना आ गया? v आ गया 2.5, v को भी सब्सिट्यूट कर दूं, प्लस 2.5 है ना बेटा? कहां बना इमेज? रेटिना पे जाके। कितने डिस्टेंस पे? 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको भी लिख देता हूं जी 2.5। और जब इसको सॉल्व करोगे फोकल लेंथ को, तो ये पता कितनी आती है बेटा? ये आती है कितनी जी? 2.2 सेंटीमीटर। एफ कितना आएगा बेटा अब? 2.2 सेंटीमीटर। मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकल लेंथ कितनी थी? बोलो 2.5। और जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। हमारा आई लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर पाता है सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और रिलैक्स होने की वजह से। पर वो वेरी करता है किस किस के बीच में? आई लेंस की फोकल लेंथ बेटा कहाँ किसके इस बीच में वेरी कर रही है? मैक्सिमम 2.5, मिनिमम 2.2। जब इन्फिनिटी पे होगा तो फोकल लेंथ लेंस की 2.5 सेंटीमीटर, और जब वो 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाती है 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? इतना क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया बच्चों? तो क्या मैं आगे चलूं? तो पावर अकोमोडेशन क्या आ गई? एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट्स इन वास्ट रेंज ऑफ डिस्टेंस, इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर। बस इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं बेटा। और हमने देख लिया कि हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर से लेके 2.2 सेंटीमीटर तक वेरी करती है ना बच्चों? क्या मैं आगे चलूं? है नहीं जाना? पीछे चलूं? यार सारा बिगड़ गया, एक मिनट।
चलो बेटा आगे। तो ये आपका आइलेंस और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तब भी इमेज रेटिना पे बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा तब भी तो इमेज रेटिना पे बनेगा। और रेटिना पे जो आपके सेंसर लगे हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन को इस इमेज को भेजा जाता है, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करके तुम्हें दिखाता है। चलो बेटा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब आंखें भाई हैं तो डिफेक्ट भी होंगे। और पहला डिफेक्ट आपके पास क्या है? पहला डिफेक्ट आपकी आंखों का है क्या बेटा? मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस में नज़दीक देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीक क्या पढ़ भी सकते हो, नज़दीक के ऑब्जेक्ट भी बढ़िया से दिखेंगे, पर जब दूर देखना होगा ना तो समस्या आ जाएगी। तुम्हारी उम्र में बच्चों ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, मायोपिया। नज़दीक देखने में कोई परेशानी नहीं, दूर देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब जो फार पॉइंट है वो आपका इन्फिनिटी नहीं है। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है। लेकिन आप लोगों के लिए, जिन दो लोग चश्मे लगा के बैठे हैं, उन लोगों के लिए फार पॉइंट भाई इन्फिनिटी नहीं है बेटा। क्लियर हो गया जी? ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज इक्वल टू किसके बराबर? फोकल लेंथ के बराबर। क्यों बेटा? ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है भाई नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है, मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये आगे बेटा नॉर्मल आई, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई और कहां पे बेटा? रेटिना पे जाके इमेज बन गया। ये नॉर्मल आई। हाँ है, ऐसे बोले बच्चे? हाँ, किसी को दिक्कत है बेटा? अभी चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ फिर ना, शायद इसकी वजह से होगा। अब ठीक हुआ? अब ठीक हुआ बेटा? मेरे यहाँ तो ठीक दिख रहा है यार। नहीं हुआ ठीक? चलो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूं फिर? दोबारा ज्वाइन करना बेटा, मैं एंड करके दोबारा करता हूँ। अब ठीक है ना बेटा? ठीक है, अब ठीक होगा। मैंने दोनों जगह रिकॉर्डिंग लगाई थी, इस वजह से हो रहा था। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। क्यों? ये नॉर्मल आई बेटा, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो भाई रेटिना पे इमेज बनेगा। लेकिन मायोपिक आई की प्रॉब्लम क्या है? मायोपिक आई में इन्फिनिटी से जब रे ऑफ लाइट आती हैं, ठीक है बेटा, तो वो क्या करती है? वो थोड़ा जल्दी रेटिना से पहले इमेज बन जाता है बेटा। ये मायोपिक आई, ये है जी मायोपिक आई। ये नॉर्मल आई, यहां भी देखिए, यहां भी डायग्राम बना हुआ बेटा। ये वाली आपकी है, ये नॉर्मल आई, तो यही ड्रॉ करनी बेटा आपने। ये मायोपिक आई, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना पे बनना चाहिए था, लेकिन थोड़ा पहले ही बन गया यार। और पहले बना तो आगे रेटिना पे हेजी इमेज बनेगा और ब्रेन को भी वही प्रोसेस करके भेजेगा, तो अच्छा इमेज नहीं बन रहा है दूर के ऑब्जेक्ट का। तो थोड़ा जल्दी बन गया ना। अब इसके लिए करेक्शन क्या होगी? दूर भेजना, डाइवर्ज करना रे इसको,
डाइवर्ज करने के लिए तो डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा भाई। तो आप इसके आगे अगर डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हो, देखो बेटा ये रहा डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस का अगर आप यहां पे यूज करते हो, ये रहा वो डाइवर्जिंग लेंस, तो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट है क्या करेगी, डाइवर्ज करेंगे, आगे है ना, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे बेटा, और आगे लेंस पे जब फॉल करेगी तो फाइनली आपका फाइनल इमेज रेटिना पे जाके बनेगा। मैं क्योंकि वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बना लिया क्या आपने, ये बना लिया, नॉर्मल आई और मायोपिक आई बना लिया, ठीक है। मायोपिक आई भी यहाँ से बना सकते हो, नॉर्मल आई यहाँ से बनाइए, मायोपिक आई वो रही, ये मैं दोबारा यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। ये करेक्शन जी, करेक्शन ये होगी जी, मायोपिया के लिए करेक्शन ये रही, ये रही आपकी आई। इमेज थोड़ा जल्दी बन रहा था तो हमने क्या किया, हमने भाई आगे क्या रख दिया बेटा, एक कनकेव लेंस रख दिया। ये यही वाला डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं। कनकेव लेंस जब रखोगे तो इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आएंगी भाई आई, लेकिन ये तो डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा और क्या करेगा, बाहर को भेजेगा। ये भी डाइवर्ज करेगा है ना बेटा, डाइवर्ज तो की, लेकिन आगे कन्वर्जिंग लेंस है, तुम्हें ऊपर वाले ने दे के भेजा है, वो कन्वेक्स लेंस है, वो कन्वर्ज करेगा और फाइनली इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बेटा। लेकिन जब डाइवर्ज की तो लेंस ने इमेज कहाँ बना दिया, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था ना, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कहाँ बनाया, कनकेव लेंस ने यहाँ बनाया। फार पॉइंट तुम्हारा इन्फिनिटी नहीं है, तुम्हारा फार पॉइंट बहुत नज़दीक था, जहां तुम्हारा फार पॉइंट है वहां उसने उसका इमेज बना दिया। अब आंख को नज़दीक के ऑब्जेक्ट देखने में कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा, यहाँ भी देखें, यहाँ भी मैं शो करूँगा एक बार, हाँ जी, ये था इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट चली ना, ये इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट चली, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस है और उसने डाइवर्ज कर दिया। अब आगे तो रियल इमेज तो कहीं बनने से रहा, वर्चुअल इमेज बनेगा, पीछे प्रोड्यूस कर दो, वर्चुअल इमेज बन गया, बन गया, यहां बना वर्चुअल इमेज। मतलब इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था लेंस ने उसका इमेज यहां बना दिया। अब यहां से रेज गई कहां पर, आंखों पर, आई लेंस के ऊपर, और आई लेंस ने उसका कहां बनाया बेटा, रेटिना पे जाके फाइनली इमेज बना दिया। मतलब आई को कौन दिखेगा, आई को वो दिखेगा जो कनकेव लेंस दिखाएगा। और कनकेव लेंस क्या दिखा रहा है, कहता है जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट तो आई पे है। मतलब जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसने इमेज कहां बना दिया, नजदीक जैसे बना दिया। और नजदीक देखने में मायोपिक आई को कोई प्रॉब्लम है नहीं बेटा, तो नजदीक जब उसने इमेज बना दिया तो आई को वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं दिख रहा है, वो यहां दिख रहा है, और नजदीक देखने में कोई दिक्कत मायोपिक आई को है नहीं है, और वो आराम से देख पाता है। तो मायोपिक आई की करेक्शन क्या हो गई, इसका मतलब कनकेव लेंस। अब सीधी सी बात है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहां इमेज बनता है बेटा, लेंस में। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो लेंस में कहां इमेज बनता है, फोकस पे। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, ये क्या आ गया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आ गई बेटा, एफ पे इमेज बनेगा। मतलब जितनी फोकल लेंथ होगी तुम्हारे लेंस की उतना ही तुम्हारा फार पॉइंट भी है। तुम्हें यहीं तक दिखता है बस, इसके बाद ब्लर दिखता है सब कुछ। तो जितनी तुम्हारी फोकल लेंथ होगी उतना ही तुम्हारा फार पॉइंट भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्या नंबर है बेटा तेरी अनक का है, 0.25। तो तुम जानते हो कि ये क्या आगे क्या 0.25 आगे का लिखा था जब डॉक्टर ने चेक किया था, 0.25 आगे सेंटीमीटर था, मीटर था, या कुछ और था। तेरा नंबर क्या बेटा, 2.75, वो 3.25 ज़्यादा है। क्या लिखा था आगे, कुछ याद है, माइनस लिखा होगा आगे, आगे लिखा होता है डी, डायोप्टर। तो ये पावर बताता है, जब आपकी आंखें चेक की जाती हैं तो आपकी पावर दिखाता है। तो मान लो कि आपकी 3 डायोप्टर है, पावर है ये। अगर आपका 3 डायोप्टर पावर है तो आपका फार पॉइंट पता कहां पर है, इन्फिनिटी पे नहीं है। कहां पर है बेटा, पावर क्या होता है, 100/f, अगर f सेंटीमीटर में लिखोगे तो, वैसे 1/f अगर f मीटर में फाइंड आउट करना है तो, याद है ना पावर। तो f आपके पास आ गया कितना,
100 डिवाइड बाय 3 कितना बेटा 33.3 सेंटीमीटर है तेरा फार पॉइंट। 33 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, इतना क्या है, यहीं तक दिखता है उसके आगे कोई बोले कौन है किधर है किधर ऐसा नहीं दिखता तो है, लेकिन ब्लर इमेज दिखता है। जैसे मेरी भी आंखों का नंबर है, मुझे तुम लोग सही से दिख रहे हो तो सारे के सारे, पर थोड़ा ये होता है कि हेजीनेस, मतलब क्लैरिटी नहीं होती है जितनी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर आपका पावर जो है 3 डायोप्टर लिखी तो ये है तेरा बेटा 0.25 1/4। तो अगर पावर इस किसी की 1/4 डायोप्टर है तो इक्वल टू 100/f बेटा। तो f कितना आ गया बोलो, कितना है बेटा f? 400 सेंटीमीटर है ना, 4 मीटर। तो उसको 4 मीटर तक दिखता है, 4 मीटर के आगे कौन है बोला, किधर है तेरा कितना बेटा? वो तेरी इसकी तो यानी उतारा कोई, फिर तुम जा थप्पड़ मार लो इसको कौन मार गया किधर है जैसे पावर आपकी 4 है मान लो, तो 4 इक्वल टू क्या बेटा 100/f। तो f कितना आ गया जी 25 सेंटीमीटर है बेटा सिर्फ। मतलब आपको करना क्या, इसकी ऐनक उतारनी है, 25 सेंटीमीटर दूर से थप्पड़ मारना कान के नीचे फिर ये किधर है कौन मारेगा ऐसा ही ना नहीं, खैर वही बोल रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी इमेज की उतनी नहीं होती है, थोड़ा हेजी होता है। और ड्राइविंग के टाइम में तो फिर मतलब पूछे मत आप, 25 सेंटीमीटर जिसको दिख रहा है बिना ऐनक के चलाएगा तो पहले बंदा रगड़ देगा टायरों के नीचे, फिर बोलेगा यार आवाज़ जैसी आई कुछ पता नहीं काहे की आई, देखे तो सही, वो बंदा मार दिया पीछे क्या इतना क्लियर हो गया भाई? तो आपकी नॉर्मल आई इन्फिनिटी का इमेज रेटिना पे बनाती है, मायोपिक आई थोड़ा पहले बनाती है। करेक्शन के लिए क्या आ गया बेटा? करेक्शन के लिए आ गया आपके पास कनकेव लेंस। करेक्शन के लिए क्या आ गया? कनकेव लेंस आ गया जी। ये रहा फोकस पे जो इमेज बना, लेंस ने जो बनाया, सॉरी एफ यहाँ। और ये आई ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारी आई के लिए, ये वाला आई जो इमेज बनाया ना कनकेव लेंस से, दैट विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ह्यूमन आई। नज़दीक के देखने में कोई दिक्कत है ही नहीं है मायोपिक आई को, तो कोई परेशानी नहीं भाई। अब क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछता है वो कि जी एक मायोपिक आई की करेक्शन हमने करनी है उसका फार पॉइंट बताओ कहाँ पर है। तो जो फोकल लेंथ निकलेगी ना, कुछ डेटा देगा आपको, उससे फोकल लेंथ निकाल पाओगे आप। जो फोकल लेंथ होगी ना वही उसका फार पॉइंट है, बस। क्लियर हो गया? क्या मैं आगे चलूं? ठीक है जी। डिफेक्ट ऑफ विजन में दूसरा डिफेक्ट आ गया बेटा, और दूसरा डिफेक्ट कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। अब इस बंदे को क्या है कि दूर की चीजें साफ दिखती हैं बढ़िया से, पर नज़दीक जब पढ़ने की बारी आती है वो ढंग से नहीं दिखता। ये प्रॉब्लम ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप 40-45 साल तक आंखों के लेंस को यूज़ कर लेते हो, सीलियरी मसल भी तो स्प्रिंग की तरह है ना। अब स्प्रिंग को रोज ही यूज़ करते रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंग की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। सीलियरी मसल भी कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी एक्सपैंड हो रहे हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सीलियरी मसल की, फिर वो पावर ख़त्म हो जाती है। मतलब इन्फिनिटी भी देख रहे हैं तो उनको रिलैक्स होना है, नज़दीक आना तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करना था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहे हैं, फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पा रही है, राइट। और फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पा रही तो नज़दीक की चीज़ ठीक दिखेंगी। तो अगर आपके घर में कोई भी है, मम्मी पापा है या दादा दादी, और वो अखबार पढ़ते हुए दूर करना चाहते हैं, मतलब उनका नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, वैसे तो 25 सेंटीमीटर होता है ना बेटा नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए, लेकिन अगर अखबार पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और दूर करके ऐसे टेंशन में पढ़ रहे हैं, तो उनको चश्मे की ज़रूरत है, क्योंकि नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है। वो 25 सेंटीमीटर वापस लेके आना है तो चश्मे की ज़रूरत है, ऐनक की ज़रूरत है। देखिए होता क्या है, नॉर्मल ह्यूमन आई तो मैंने बनाई थी, दोबारा बनाऊँ अगर मैं तो ऐसी होती है कि 25 सेंटीमीटर में अगर ऑब्जेक्ट है ना बेटा, तो इमेज क्या बनेगा? रेटिना पे बनेगा। ये U -25 सेंटीमीटर और ये V
मेरी बात समझ रहे बेटा? तो यू अगर यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो फाइनली इमेज क्या बनेगा? रेटिना पे। ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो ये बेटा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो इमेज क्या बनता है? थोड़ा पीछे जाके बनता है। अरे अब थोड़ा पीछे जाके बनेगा, रेटिना पे नहीं बना तो फिर से हेजी इमेज बनेगा, साफ दिखाई नहीं देगा। तो हाइपरमेट्रोपिक आई ये रही, 25 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहां बना? पीछे। मतलब नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, नियर पॉइंट यहां आ चुका है पीछे। इसका इमेज पीछे बना ना बेटा, तो अगर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो यहां से बन जाएगा। तो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का शिफ्ट हो चुका है। जबकि नॉर्मल आई है मैंने बनाई आपके जैसे पहले बनाई थी वैसे ही बनानी है। नॉर्मल आई में 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 25 सेंटीमीटर पीछे जाके रेटिना पे जाके इमेज बन जाता है। ये रही जी हाइपरमेट्रोपिक आई, इमेज थोड़ा पीछे बन रहा है। क्या करेक्शन हो सकती है? करेक्शन ये है कि आगे कोई ऐसा लेंस रखो ताकि वो कन्वर्ज करे रेज को। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा? कन्वेक्स लेंस इसकी करेक्शन है। तो करेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? आगे लगाते हैं जी कन्वेक्स लेंस। अब ये क्या करता है? यहां से रे ऑफ लाइट गई, इनको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा तो कहां इमेज बनाएगा? फिर जहां उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया बेटा, एंड डैश पे। उसका नियर पॉइंट एंड डैश पे शिफ्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा लेंस यहाँ पे। अब यहां देखने में आई को कोई दिक्कत नहीं है, और रेटिना पे जाके यहां जाके इमेज बन जाएगा। फिर सुनिएगा, ये 25 सेंटीमीटर ये बड़ा डिस्टेंस u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। यहां से ऑब्जेक्ट की रेज चली और कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज कर दिया इधर को इधर को। पीछे जब हमने प्रोड्यूस किया तो यहाँ इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना भाई, ठीक। और आगे फाइनली रेटिना पे जाके इमेज बन गया। मतलब नियर पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट हो गया, वो वी डिस्टेंस पे दूर चला गया। और इसी वजह से अखबार पढ़ते हुए बुक पढ़ते हुए वो दूर करने की कोशिश कर रहा है। 25 सेंटीमीटर पे ठीक नहीं दिख रहा है, कईयों को 40 सेंटीमीटर हो जाता है, कईयों को 50 हो जाता है, 30 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन के कितना इलास्टिसिटी खत्म हुई है। तो नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, नियर पॉइंट यहां आ चुका है, ये रहा नियर पॉइंट इसका। अब यहां ऑब्जेक्ट रखोगे तो बिल्कुल रेटिना पे जाके इमेज बनेगा, जबकि होना चाहिए था कहां पे? यहां 25 सेंटीमीटर पे। तो नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है। अब हमसे ये बोलेगा कि यार बताओ नियर पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है ना, नियर पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? अरे लेंस फॉर्मूला लगाओगे और क्या करोगे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ तुम्हें कौन बताता है? वो पावर जो लेंस की डॉक्टर लिख के देता है, इतना डायोप्टर जी। प्लस या माइनस लिखा होता है? माइनस लिखा होगा तो कनकेव लेंस है, प्लस लिखा होगा तो प्लस में तो नहीं तुम्हारा किसी का नंबर नहीं। तो प्लस में बच्चों का काफ़ी कम होता है, लेकिन कईयों का होता है, क्योंकि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से रहता है। और सीलियर मसल जब इलास्टिसिटी लूज़ कर जाते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों को क्यों दिक्कत आती है भाई? बच्चों की तो इलास्टिसिटी बढ़िया होती है, अभी यूज़ भी नहीं किया जाता हाई लेंस का ना सीलियर मसल्स का, तो इलास्टिसिटी कम है। और अगर तुम एक्सरसाइज करो, मतलब डिफेक्ट अगर ये नहीं है कि कई बार कहता क्या होता है, ये आई बॉल स्फेरिकल होनी चाहिए ना, ठीक है, वो सिलिंड्रिकल ऐसे ऐसे ना होके ऐसे ऐसे। अब ये डिस्टेंस बड़ा हो गया जी, काफ़ी आगे। तो ऐसा जैसा डिफेक्ट अगर आता है वो तो फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही होगा शुरुआत से तो उसका तो मतलब मुश्किल है। लेकिन अगर सीलियरी मसल्स की इलास्टिसिटी की वजह से तो उसके एक्सरसाइज से करेक्शन की जा सकती है। क्योंकि अगर इलास्टिसिटी जैसे दूर देखते हैं ना तो इन्फिनिटी की चीज़ें बढ़िया दिख रही हैं जी, नज़दीक आते हैं तो अगर वो नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से इलास्टिसिटी लूज़ कर गए। लेकिन अगर आपको नज़दीक की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की दिख रही हैं, तो मतलब रिलैक्स नहीं हो रहा है मसल, वो काफ़ी टाइट है मसल, तो आप एक्सरसाइज करिए जो डॉक्टर बताता है। और एक्सरसाइज से मसल की अगर आप हरकत बढ़ा सकते हो तो ऐनक छुड़ाई जा सकती है, प्रोवाइडेड आपका वो कहीं ऐसा ना हो कि सिलेंड्रिकल कर्वेचर हो आंख के अंदर का ही, फिर तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज अगर ये इलास्टिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम तुम बच्चों में होती है तो तुम इसको एक्सरसाइज से चश्मा हटा सकते हो। तो ये क्या क्या अप्लाई करेंगे बेटा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आ गया बच्चों। u क्या आ गया? -25 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट तो वहीं रखना चाहते हैं ना, -25 सेंटीमीटर पे, है ना। फोकल लेंथ डॉक्टर ने बता दिया कि प्लस इतना नंबर है भाई तेरा, तो वो यहाँ डाल देंगे हम लोग और v फाइंड आउट कर लेंगे। और v आपके पास क्या आएगा, 25f डिवाइड बाई 25 माइनस एफ, 25f डिवाइड बाई 25 माइनस एफ। मान लो किसी की नंबर जो है 2 आ गया, +2 आ गया, तो पावर है वो +2 है ना बेटा, 2 इक्वल 100/f आ गया, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर बेटा, है ना। +2 किसी का नंबर है, आपके फादर का, मदर का, दादा दादी का, पदरी में होता है उनका नंबर, तो +2 आ गया तो कितनी आई, 50 सेंटीमीटर आई, डाल दो यहाँ 50 बेटा फोकल लेंथ को, 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 25 माइनस 50, देखो निकालो कहाँ शिफ्ट होगा नियर पॉइंट। क्या है बेटा, नेगेटिव में आएगा, इधर को बन रहा है क्योंकि लेंस के इधर को, तो नेगेटिव में आएगा। क्या है बच्चों, 50 सेंटीमीटर आ गया यार, तुम पता कैलकुलेशन में कितना ढंग से, 50 से -50 आ गया, मतलब जहाँ 25 सेंटीमीटर पर रखे के जो अखबार पढ़नी थी वो अब इतनी दूर ले जाके उसको दिख रहा है, ठीक। तो आप जो पावर लिखी होती है उससे आप नियर पॉइंट निकाल सकते हो कि नियर पॉइंट कितना है। जैसे आपने घर में किसी को लगता है बुजुर्ग को कि वो नज़दीक पढ़ने की जगह दूर से पढ़ने की कोशिश कोई कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास ले जाइए, एन की ज़रूरत लग गई, पड़ गई है जिनको। क्या मैं आगे बढ़ूँ बेटा, आगे चलो। तीसरा डिफेक्ट है बेटा प्रेस बायोपिया, तीसरा डिफेक्ट क्या आ गया, प्रेस बायोपिया। When I suffer with myopia as well as hypermetropia, when I suffer from both myopia, लिख लो बेटा, myopia and hypermetropia, दोनों डिफेक्ट जब हैं, मायोपिया भी हो गया हुआ है, ना नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं, ना दूर की चीज़ें दिखती हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, ना नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं, ऐसे डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। अब ये भी एज हेरिडिटेड प्रॉब्लम है बेटा, और इसमें क्या होता है, पुराने टाइम में तो कोई आज 10-15-20 साल पहले अगर बात करें तो लेंस लगते थे यहाँ पे, है ना, वो नीचे वाला साफ दिखता था कि यार वो अलग है, वो अलग है, तो नीचे वाला कन्वेक्स होता था ताकि नज़दीक की चीज़ें पढ़ें, नीचे से ऐसी पढ़नी है, और ऊपर वाला कनकेव होता ताकि दूर की चीज़ों की समस्या दूर की जा सके। लेकिन आज की डेट में पता नहीं चलता, वो आपका वेरिएबल फोकल लेंथ का लेंस होता है, नीचे फोकल लेंथ कुछ और है, ऊपर कुछ और, मतलब नीचे वाला कन्वेक्स ही, ऊपर वाला कनकेव भी है, लेकिन वो कर्वेचर का पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे लेंस फिर आपके लिए कंपनी स्पेशल बनाती है, क्योंकि आपका नंबर है, एक का दूर का नंबर सपोज 2.5 है, नज़दीक का 0.5 है, अब ज़रूरी नहीं कि सबका वैसा ही हो, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी स्पेशली आपके लिए बनाती है, इसलिए वो महंगे होते हैं। तो ऐसा अगर मल्टी फोकल लेंथ आपको का लेंस यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ब्लू लाइट फिल्टर कोई ऐसे जैसे फीचर भी अगर चाहिए, वो 10-15 हज़ार के बीच की फिर एक ऐनक पड़ती है आपको, इसमें दोनों मल्टी फोकल लेंथ वाले लेंस लगे होते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि नीचे वाला कन्वेक्स है। कि पुराने टाइम में पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है, उसमें साफ पता चलता है कि नीचे वाला कन्वेक्स है, बस ऊपर वाला मोटे मोटे चश्मे होते थे, आजकल वो थिन होते हैं, पर देख के कोई नहीं जज करता कि ये इसमें दोनों लेंस है, कनकेव भी और कन्वेक्स भी। आगे चलो। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को भी लेंस लगे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, और अब होता ही है कि जैसे 50 के ऊपर जाके कई बार यहाँ पे एक वाइट सी परत आ जाती है आँखों को लेंस के नीचे, है ना, वो परेशान करती है। तो आजकल होता क्या है, मेरे ख्याल 10 मिनट लगते हैं सारे, रोबोटिक से लेज़र ऑपरेटेड ऑपरेशन होता है, 10 मिनट के बाद वो झिल्ली निकाल दी जाती है, नए लेंस आपकी आंखों में फिट कर दिए जाते हैं, मज़े से घूमो फिर। तो टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, और साथ में जैसे एन का नंबर किसी का बढ़ रहा है, मायोपिया जो है यूजुअली प्रोग्रेसिव होता है,
जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, नंबर बढ़ता जाएगा। आप फॉर्चुनेट हो अगर प्रोग्रेसिव मायोपी आपको नहीं है, होना नहीं चाहिए, पर एज के साथ बढ़ता है और बहुत कम बढ़ता है तुम्हारी उम्र में, और फाइनली 3-4 पे जाके अगर स्टेबल होगा तो ठीक है, ठीक। पर कईयों का होता है, अब मेरा एक हमारा क्लासमेट एक था, उसका नंबर बेटा इस टाइम 20 पता नहीं 21 पे पहुँच गया है, और वो इसका कोई इलाज नहीं है, इतने बड़े नंबर का जाके कोई इलाज नहीं होता, वो फिर सब कुछ कोई डोनेट ही करे तभी होता है, उसमें भी फिर रिस्क रहता है। तो वो प्रोग्रेसिव मायोपिया ऐसे जैसे खतरनाक होते हैं। बाकी जब 1 हुआ, 0.5 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 2, 3 तक जाके 3, 4 जाके रुक गया तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 5, 6, 7, 8 तक भी हो, 1 8 तक था हमारे है कोई नोन, तो बाद में जब स्टेबल हो जाता है ना, 25 साल की उम्र के बाद स्टेबल हो जाता है। अभी तो नहीं सोच सकते तुम लोग, लेकिन 25 साल के आसपास 25-30 तक वो स्टेबल हो जाता है नंबर, फिर उसके बाद चेंज नहीं होता। फिर तुम ऑपरेट करवा के बाहर से लेंस लगा सकते हो, है ना, मतलब अपनी आंखें निकलवाई, दूसरे ने नकली वाले लेंस डाले और फिर तुम्हें ऐनक की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, मतलब बाद में करेक्शन की जा सकती है। और हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपर वाले ने जो लेंस दे के भेजे हैं उनकी फोकल लेंथ वेरिएबल है। अभी तक वेरिएबल फोकल लेंथ वाले लेंस वो हमारे पास नहीं है, बस ऊपर नीचे, नीचे कुछ और फोकल लेंथ, ऊपर कुछ और, ऐसे तो बना दिए गए। पर ऐसा नहीं है कि सीलियर मसल्स टाइट होंगे तो अपने आप फोकल लेंथ चेंज होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलेगा, ऐसा नहीं है। आने वाला टाइम में लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जैसे लेंस बना दी जाए ताकि ह्यूमन आई से कई गुना ज़्यादा उसकी रिजॉल्विंग पावर हो। और यहाँ से मतलब 30 फीट तक भी देखें, ऐसे लेंस बना दिए लोगों ने, 30 फीट पर भी देखें तो आप बंदा टाइम पढ़ सके। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसी ऐसी कोई प्रोग्रेस हुई तो फिर शुरुआत में बोल दिया करना लोगों ने, बोला इसकी आंखें निकालो, फिर दूसरी वाली लगाओ, जो जो अच्छी वाली है वो वाली लगाओ, ये वाली ठीक नहीं है बोले। तो आगे देखो टाइम समय के साथ क्या क्या होता है और क्या क्या टेक्नोलॉजी सामने आती है। प्रेस मायोपिया हो गया, आगे चलाएं। एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन में भाई जाग रहे हैं सारे। आर्यन बाबू क्या हाल चाल है भाई? वो आर्यन है, आर्यन बस सोया रहता घर में बैठ के, हैं सुनने को भी तैयार नहीं है, सोया आराम से, तो आवाज़ गई तो उठ गया। और देखो कौन कौन सोए, समीरा रेड्डी सोई है बेचारी, देखो समीरा रेड्डी सो गई बेटा? नहीं, अच्छा चलो बढ़िया। ये सैंडल तो पक्का सोई होनी। सुंदरिया सोई है बेटा, जाग रही है? चलो बहुत बढ़िया। एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा, देखिए ये एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है जी। और एच हाइट का ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है, नज़दीक होगा ना बेटा, तो क्या एंगल सब्टेंड करेगा? आंखों, ये आंख है बेटा तुम्हारी, अपनी आंख है, पहचान लो, ठीक है। तो ये ज़्यादा एंगल θ1 एंगल सब्टेंड करेगा, नज़दीक होगा तो θ1 एंगल सब्टेंड करेगा, राइट। लेकिन यही ऑब्जेक्ट बेटा एच हाइट का अगर दूर होगा ना तो एंगल स्मॉल नहीं हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट लार्ज एंगल सब्टेंड करता है तो बड़ा दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। स्मॉल एंगल सब्टेंड करेगा तो छोटा दिखेगा। अब ये बंदा यहाँ बैठा हुआ, चलो इसको खड़ा कर लेते हैं हम लोग, 5-5.25 फीट का तो होगा बेटा तो यहाँ के नज़दीक है तो ये अच्छा खासा एंगल सब्टेंड करेगा, तो लगता है कि हाँ 5 फीट का होगा। लेकिन इस बंदे को यहाँ से सामने वाली छत पे खड़ा कर देना जाके, तो इतना से कीड़े मकोड़े के बराबर दिखेगा फिर, वो सामने वाली दूर वाली छत पे, और हाइट सेम है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस दूर होगा तो एंगल छोटा सब्टेंड करेगा, छोटा ही दिखेगा फिर ना। तो एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा दिख रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके आई पे ज्यादा एंगल सब्टेंड कर रहा है तो बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाइड दिखेगा, छोटा एंगल सब्टेंड करेगा तो छोटा दिखेगा। भाई इसमें क्या दिक्कत है? Here angle θ2 is less than θ1 in the two position of the same object, and as we know the object which is located far away from us appears smaller, that's why here angle θ2 is less than angle θ1। दूर के ऑब्जेक्ट वैसे ही छोटे लगते हैं। आप नीचे बस स्टैंड की तरफ देखोगे, अगर दिख रहे हैं अगर लोग सड़क पे जाते हुए, तो वो नहीं लगते बेटा कि 5 फुट के होंगे, वो तो इतने दिखते हैं, 2-2 इंच के, 3-3 इंच के। जितने दूर होते जाएंगे उतना ही साइज और छोटा होता जाएगा।
तो ये एंगल है जो हमारी आई पे वो ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा, वही हमें फीलिंग देता है कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है कि छोटा है। ठीक है जस्टा जी, ड्राइवर नहीं आया बेटा? ड्राइवर ऑनलाइन है बेटा? वो ड्राइवर है नहीं, ड्राइवर ऑनलाइन भी नहीं है। ना क्या ये चीज़ समझ में आई बेटा? तो ऑब्जेक्ट आपके एंगल आई पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसके हिसाब से आपको फीलिंग आएगी कि ऑब्जेक्ट बड़ा है कि छोटा है। नज़दीक होगा तो ज़्यादा एंगल सबटेंड करेगा और बड़ा दिखेगा, दूर होगा तो कम एंगल सबटेंड करेगा और छोटा दिखेगा। चलो आगे। ये बंदा नोट्स लिखने के बाद फिर ABCD और 1 2 3 4 100 तक लिखने की प्रैक्टिस करता है। बोले ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, कहीं अंग्रेजी में बातें करनी पड़ेगी तो ABCD Z तक तो आनी चाहिए कम से कम, नहीं? लगा रहा है बेटा, लगा रहा है। चलो भाई आगे। चलो बेटा आगे। बस तेरी तो चलो आगे बच्चों, है सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में मैं पहले अलग से आपके लिए डायग्राम बनाऊं। कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस है बस। बचपन से दुकानों पे मिलता हुआ, आपने भी कभी ख़रीदा होगा शायद, और बहुत शौक होता है कि यार नज़दीक बड़ा दिख रहा है, अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ें छोटी छोटी दिखती हैं वो बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। तो लिया होगा तुमने भी कभी बचपन में, कहीं पे शॉप में यूजुअली अवेलेबल होता है कन्वेक्स लेंस, है ना, मैग्नीफायर, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप है बस। अब उससे कितना गुना तुम चीज़ों को बड़ा कर सकते हो? 5 6 7 8 9 10, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। देखें कैसे, मैं पहले डायग्राम आपको बना के दिखाऊं। तो डायग्राम आपको बना के दिखाऊं जी सिंपल माइक्रोस्कोप का। देखना बेटा, ऐसा डायग्राम होगा। ये आ गया बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, बस कन्वेक्स लेंस है और क्या है जी, कन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने, ये कन्वेक्स लेंस आ गया। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि C और F के बीच में, C क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। C और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है बताओगे? है बेटा? बिल्कुल वर्चुअल इमेज बनेगा। तुम्हारे को, तुम्हारे बोलने तकलीफ है? वर्चुअल इमेज बनेगा, और जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। तो हमने C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, और जब रे ऑफ लाइट में चलाऊंगा ऐसे, और C में चलाऊंगा वो तो सीधी पास कर जाएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक, वो बिना रिफ्रैक्शन के आगे चली जाएगी। नॉर्मल के अलोंग रे ऑफ लाइट जाती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। लेकिन आगे ये, अब ये क्या फोकस से पास करनी थी भाई, फोकस से पास करेगी तो आगे मीट नहीं कर पाती आगे ये मीट नहीं कर पाती, और अगर नहीं कर पाती तो पीछे करेगी बेटा, है ना? ठीक है बेटा, तो पीछे प्रोड्यूस करिए, आप इस रे को पीछे प्रोड्यूस करिए, और आप इस रे को भी पीछे प्रोड्यूस करिए। हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपका तैयार है।
ये इमेज बन गया जी, ए बी ऑब्जेक्ट था बेटा, ए डैश बी डैश आपका इमेज बन गया। बस ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब देखिए इमेज आपके आई के कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा, ये बीटा, ये इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बीटा, ठीक। तो बेटा मैग्निफिकेशन होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन पता क्या होती है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स ऑन द आई, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा आ गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई है ना बेटा, इमेज देखो, देख रहे हो भाई, ये इमेज है, ये आंख पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, इतना, तो इसको मैंने बीटा बोल दिया। ऑब्जेक्ट कितना सबटेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है बेटा ये, पर यार ये तो गलत नहीं हो जाएगा, क्यों, ये कंपैरिजन अच्छा नहीं होगा। क्या ऑब्जेक्ट तुमने यहां रखा हुआ है वो तुम्हें इतना बड़ा दिख रहा है, इमेज दूर है वो छोटा दिखना चाहिए था। आप एक ही जगह दोनों को रखिए ना, फिर कंपेयर करिए। तो ऑब्जेक्ट को भी यहां ले जाओ, कहां ले जाओ बेटा, ऑब्जेक्ट को जहां इमेज बन रहा है ना, फिर कंपेयर करो, फिर मजा आएगा ना। ऑब्जेक्ट को आप यहीं ले जाओ बेटा, बट ठहर जब ऑब्जेक्ट को आप यहां ले जाएं, ठीक है जी, ए डैश बी डबल डैश इक्वल टू ए बी, ए डैश बी डबल डैश कितना बेटा, ए बी के बराबर, ऑब्जेक्ट के बराबर ही है। अब देखते हैं कितना एंगल सबटेंड करता है। अब ये एंगल सबटेंड करेगा कितना बेटा, अल्फा, हाँ अब बात करेंगे, tan बीटा बीटा अपॉन अल्फा, ये एंगल स्मॉल होते हैं, अगर एंगल स्मॉल होगा तो बीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल tan बीटा, अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल tan अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत होगी तो बताना बेटा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, इतना क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो मैं पिछले वाले डायग्राम पे जाता हूँ, अब आपको वो डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट है ना, ये पीछे बना बेटा इमेज, और ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ लेके आए तो ये बना अल्फा और ये बना बीटा, और हमारा जो इमेज है वो यूजुअली बनता है कहाँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। कहाँ बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, ताकि क्लियरली दिखे तो सही। तो आ गया आपका यूई, आई लेंस, आई के सामने जो होता है उसको आई पीस बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट के सामने जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव। पर यहाँ तो एक ही लेंस है बेचारा, वही आई पीस है वही ऑब्जेक्टिव है, तो पर हमने इसको आई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसको बोल दिया आई पीस। तो आई पीस से मेरी बात समझ रहे हो, दो लेंस अगर होगी तो आई के सामने जो लेंस होगा वो आई पीस, ऑब्जेक्ट के सामने जो होगा वो ऑब्जेक्टिव। यहाँ एक ही लेंस है, आई के सामने वही है, आई पीछे है, ऑब्जेक्ट आगे है, पर बोलेंगे इसको हम क्या बोल रहे हैं, आई पीस बोल रहे हैं। तो आई पीस से बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आ गया, यू ई, और वी कितना आएगा, माइनस डी, डी क्या है 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि फाइनल इमेज जो बनना है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर बनेगा तो कंफर्टेबली एक नॉर्मल आई उसको देख सकती है। तो वही तो करते हैं, जब तुम्हारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है आगे पीछे करते रहते हो तुम लोग, जहाँ क्लियर जैसा बढ़िया जैसा इमेज दिखता है वहाँ रुकते हो जाके, है ना। तो वो एक्चुअली वी की है, सर्च कर रहे हैं तो होते हैं हम लोग कि वी कहाँ पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, -25 सेंटीमीटर बने। क्या आ गया मैग्निफिकेशन, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, बीटा अपॉन अल्फा बेटा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा।
निकालो tan बीटा। कहां से बेटा? इस ट्रायंगल से, यही है ना बेटा, tan बीटा इस ट्रायंगल से निकाल रहा हूं, ए बी अपॉन बोलो यूई। अबे tan बीटा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन यूई बेटा लिख दिया। लेकिन यूई तो नेगेटिव था ना, ए बी अपॉन माइनस यूई। अरे लेंस के इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव होता है ना बेटा। अब आप निकालो अल्फा, tan अल्फा। tan अल्फा इस ट्रायंगल से बेटा, ये क्या आ गया? ए बी के बराबर है, ए बी अपॉन माइनस डी, बी इज इक्वल टू माइनस डी लिख दिया। ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी कैंसिल बेटा, क्या आ गया? डी अपॉन यूई। डी इज 25 सेंटीमीटर। कुछ पता नहीं चलेगा तो बोलना है बेटा। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है बेटा सबको? डी को दोबारा बोल बेटा। साइन कन्वेंशन बेटा, इधर के सी से इधर वाले डिस्टेंस से सारे नेगेटिव, आगे वाले सारे पॉजिटिव। तो यू ई भी नेगेटिव है और वी ई भी नेगेटिव है, माइनस डी। और डी की जगह क्या डालेंगे बाद में? 25 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है क्या? 1/UE है ना, तो ये लगा दो फॉर्मूला बेटा, लेंस फॉर्मूला। क्या? 1/f = 1/b माइनस 1/u, यही होता ना लेंस फॉर्मूला। 1/f = v की जगह माइनस डी डाल दिया, u की जगह माइनस यू डाल दिया बेटा, और सॉल्व करो, अपने आप करना है। 1/UE आपके पास आ गया d + f / df, याद रखना है क्योंकि ये बार बार निकालना होगा। अगले माइक्रोस्कोप में भी 1/UE निकालना होगा। कितना आया? d + f / d + f / df। आप इसको FE भी बोल सकते हो, इसको बोलना चाहो तो FE, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, d + FE अपॉन FE। नहीं बोलना तो ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। ये अपने आप फॉर्मूला लगाना है बेटा, v को माइनस डी लिखना है, u को माइनस यू लिखना है, और देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या? 1/u = d + f अपॉन df। या यू ही बोलो, कितना आ गया? df / d + f। और अब हमने याद रखना है कि लेंस के लिए यू ही, अगर ऐसा कुछ वर्चुअल इमेज बने तो लेंस के लिए यू ही कितना आता है? df / d + f। डी कितना है? 25 सेंटीमीटर। निकला? 1/u सबका आ गया, यू भी सबका आ गया। जब आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर दो भाई इसमें, और क्या करना। 1/u की वैल्यू है, यू की वैल्यू डालो, df / d + f, एक डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा ये आ गया। मैग्निफिकेशन क्या थी? d अपॉन यू ना बेटा, है ना, और यू की वैल्यू क्या थी? df / d + f, डी कैंसिल हो गया, d + f अपॉन f, क्या? 1 + d अपॉन f। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय simple microscope is 1 + d upon f. कब? When final image is formed at least distance of distinct vision. कब बेटा? When final image is formed at least distance of distinct vision, तो मैग्निफिकेशन आ गई 1 + d अपॉन f के बराबर आ गई। और अगर कहीं फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो तब तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए, है ना। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस पे ना बेटा। u = f, क्या था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? d अपॉन यू को f डाल दो तो मैग्निफिकेशन d अपॉन f आ जाएगा बेटा। तो अगर फाइनल इमेज फॉर्म बनता है कहाँ? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो मैग्निफिकेशन आई 1 + d अपॉन f। और फाइनल इमेज बनता है अगर इन्फिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन आई d अपॉन f के बराबर।
एक स्पेशल केस यहाँ तक हो गया जी। डी अपॉन यू ही था ना बेटा। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो कब बनेगा? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जब बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फोकस पे, है ना बेटा, एफ पे। फिर फाइनल इमेज जैसे इन्फिनिटी पे बनेगा तभी तो बनेगा। तो यू ई कितना हो जाएगा? एफ के बराबर ना बेटा, है ना। यू ई को एफ के बराबर डाल दो, डी अपॉन एफ आ गया। इन सभी केसेस में अभी तक हम ये मान रहे हैं कि जो आई है बेटा वो बिल्कुल लेंस के साथ रखी हुई है। मतलब जो आई है वो कहाँ रखी है? बिल्कुल लेंस के साथ रखी है, यहाँ पे ये बिल्कुल पास में है। लेकिन अगर ऐसा बोले स्पेशल केस, इफ आई इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ए बिहाइंड द लेंस, अगर आई को ए डिस्टेंस पीछे रखा जाए तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किससे होता है? आई से होता है ना बेटा। वो तो 25 सेंटीमीटर तो हमारी ह्यूमन आई के लिए। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? कितने बनेगा? अब ध्यान देखना, ये आई से डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर डी, तो फिर लेंस से कितना होगा? डी माइनस ए नहीं होगा? तो आप वी ई लिखोगे डी माइनस ए, और मैग्निफिकेशन क्या आएगी? 1 प्लस डी अपॉन एफ की जगह 1 प्लस डी माइनस ए अपॉन एफ। और मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बने तो क्या था? डी अपॉन एफ। अब क्या आएगा? डी माइनस ए अपॉन एफ। तो ये फॉर्मूले तब हैं व्हेन क्या? आई इज वेरी क्लोज टू द लेंस। अगर आई लेंस से ए डिस्टेंस पीछे गई है तो ये है बेटा डी, ये वाला डी। तो फिर इसका मतलब v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा डी माइनस ए, है ना। ठीक है, जिसको आप डी बोल रहे थे ना, यही है ना बेटा v। पहले इसको क्या बोल रहे थे? डी। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी माइनस ए। फिर समझ लीजिए कि अगर भाई आई बिल्कुल क्लोज है लेंस के, तो आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर को हमने डी बोला था, तो वी डी के बराबर आ जाता है लेंस के लिए। लेकिन अगर आई लेंस से ए डिस्टेंस पीछे है तो आई से 25 सेंटीमीटर दूर होगा जो इमेज बनेगा, तो लेंस से तो डिस्टेंस कितना रह गया बेटा? डी माइनस ए नहीं रह गया? तो यही तो बोल रहा हूँ कि डी की जगह आप डी माइनस ए यूज़ करिए मैग्नीफिकेशन में, और आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी 1 प्लस डी माइनस ए अपॉन एफ, या डी माइनस ए अपॉन एफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। चलो मिटा के है जी वो चंपू कैसे कहेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद कौन आ गया बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या होंगे? दो लेंस होंगे, दो लेंस होंगे ना बेटा। तो देखिए मैं अब डायग्राम अलग से पहले आपके लिए बनाऊं। ये रहा जी, मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, फिर ध्यान से देखिएगा। ये आया ऑब्जेक्ट के सामने का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, वो कहाँ को दौड़ी बेटा तुम? ये हमने रख दिया बेटा ऑब्जेक्ट, लेकिन फोकस से थोड़ा सा बाहर रखा बस। ये एफओ था, क्योंकि अगर एफओ के अंदर होता ना तब तो सेम साइड पे इमेज बनता फिर, है ना। इधर को बन जाना था इमेज, ताकि रियल इमेज बने। मैंने फोकस से थोड़ा सा बाहर रखा, और अब इमेज कैसा बनेगा? अब इमेज ऐसा बनेगा जी, यहाँ से रे ऑफ लाइट चली, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से रे ऑफ लाइट चली, और कहीं इमेज अगर बनेगा तो ऐसा बनेगा जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी तो बताना जी। ये था ए बी ऑब्जेक्ट, और ये बना इमेज ए डैश बी डैश।
इसको बोलेंगे बेटा UO, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इसको बोलेंगे VO, इमेज का डिस्टेंस। तो पहले वाले लेंस ने अपना काम कर दिया, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता था उसने कर दी। लार्ज इमेज बनाया, मैग्नीफाइड इमेज बनाया, जो मैग्निफिकेशन वो दे सकता था उसने दे दी। क्या आपको याद है लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा? एम इक्वल VO अपॉन U, V अपॉन U। अजीब हो यार तुम लोग, पिछला पढ़ के नहीं आता है। V अपॉन U, तो यहाँ मैग्निफिकेशन क्या आएगी इसके? VO अपॉन U। ठीक, चलिए इसके बाद एक और लेंस हमने रखा जी, और एक और लेंस जब रखा वो ये रहा। आप देख सकते हो इसका अपर्चर बड़ा है, और इसको क्या बोलेंगे? आई पीस। क्या बोलेंगे बेटा? आई पीस। आई के सामने वाला लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव था। अब क्या किया हमने? ये C2 आ गया बेटा, C2 और FE के बीच में ये ऑब्जेक्ट। देखिए इसने जो इमेज बनाया ना, पहले वाले लेंस ने जो, देखो इस लेंस को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला, इस लेंस को वो दिखेगा जो ये दिखाएगा। इसने इमेज बनाया ये, नाउ दिस विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। ठीक, तो सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट ये रहा और इसका इमेज फर्दर ये बनाएगा। F और C के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो क्या वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइड। देख रहे हैं, अब लाइट ये चला दी, एक ये चला ली, और अब ये आगे डाइवर्ज करेंगी। आगे तो मीट नहीं कर पाएंगे, है ना बेटा? तो आगे अगर मीट नहीं कर पाएगी तो पीछे करेगी बेटा। साथ साथ बनाते रहना इमेज, है ना? ये पीछे करेगी, और यहाँ बना A डबल डैश B डबल डैश। फाइनल इमेज आपका बनके तैयार है। इस डिस्टेंस को बोलूंगा UE, आई लेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्योंकि दिस विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। और ये होगा BE, जो कि -D के बराबर है फिलहाल। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि UE FE के बराबर हो, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। फिलहाल फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कैपिटल D इज -20 या 25 सेंटीमीटर, -D मैंने लगा दिया। क्या डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा हमने? ये UE आ गया, BE आ गया। अब क्या चाहिए? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई। ये रहा भाई, ये बीटा है ना, ये है ना बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई। और दूसरा क्या? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। तो ऑब्जेक्ट वहीं रखो जहां पे इमेज बन रहा है। यहां बनता ना इमेज बेटा, तो यार ऑब्जेक्ट को भी यहीं रखो ना बेटा। A डैश बीटा पर डैश, ये कितना एंगल सबटेंडेड है? ये आ गया अल्फा। तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई, नीचे वाला बेटा बीटा, ऊपर आ गया एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई अल्फा। जहां पे इमेज बन रहा है वहीं पे ऑब्जेक्ट रखो, फिर देखो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं जिसको। इतना क्लियर हो गया जी? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपके पास आ गया बीटा, ठीक है जी, और यहाँ से आगे अगर ऑब्जेक्ट लेके आए, यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखता हूँ A डबल डैश बीटे पर डैश, वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो आ गया अल्फा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना बेटा? बोलो भाई, tan बीटा अपॉन tan अल्फा के बराबर बना। डायग्राम ऑलरेडी हमारा बना हुआ, हम उस डायग्राम पे जाते हैं जी। नीचे मेरे पानी की बोतल की देखना नीचे। हाँ जी बेटा, है बेटा? हाँ बिल्कुल बताएंगे जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनल इमेज आपका कहाँ बना? ये बना ना बेटा, ये वाला है ना? तो इसने आई पे कितना एंगल सबटेंड किया? बीटा। ठीक, जहाँ इमेज बनाकर वहीं पे ऑब्जेक्ट को ले जाओगे, यहाँ ये भी ये था ना बेटा ऑब्जेक्ट,
यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करता है, अल्फा। अब मैग्निफिकेशन आपके पास आएगी tan बीटा अपॉन tan अल्फा, या बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब आया, आ गया बेटा। तो ये रहा भाई हमारे पास डायग्राम पे ऑलरेडी तैयार पड़ा हुआ पहले से। ये था ऑब्जेक्ट, ये इसने इमेज बनाया, दिस बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। अब ये देखना ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा है और आई पीस का बड़ा है बेटा, ये भी ध्यान देना। ये छोटा है अपर्चर इसका और इसका अपर्चर बड़ा है। फिर जहां फाइनल इमेज बना वहीं पे ऑब्जेक्ट रखा, वो एंगल अल्फा आ गया और ये एंगल बीटा आ गया। यू याद है या 1/u याद है कितना था, या u याद है थोड़ी देर पहले निकाला था कितना था, df डिवाइड बाय d प्लस एफ। कैसे निकाला था, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। v को माइनस डी डाला था, u को माइनस u डाला था, और आ गया था u क्या, df डिवाइड बाय d प्लस एफ। क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है दोबारा से। आई पीस के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसी साइड पे इमेज बन रहा है, तो यूवी फिर से वही आएगा। लेकिन देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ देखो बेटा tan m आ गया बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलना भाई, नहीं। tan बीटा a1 b1 अपॉन यूवी, a1 b1 नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला डिस्टेंस नेगेटिव है। देखो बीटा मैंने इस ट्रायंगल से नहीं निकाला है, इसी का बीटा, लेकिन ट्रायंगल तो कोई भी यूज कर सकता हूँ ना बेटा। मैंने ये वाली ट्रायंगल यूज की, क्या tan बीटा क्या आ गया, a1 b1 माइनस a1 b1 अपॉन ये वाला डिस्टेंस क्या है माइनस यूवी, लिख दिया a1 b1 अपॉन माइनस यूवी। tan अल्फा ये रहा अल्फा बेटा, क्या ए बी अपॉन ये, क्योंकि a2 b3 जो है वो ab के बराबर है, a2 b3 ab के बराबर है। ए बी अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है माइनस डी, ए बी अपॉन माइनस डी। लो भाई आपके पास क्या क्या आया, a1 b1 अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यूवी। अब a1 b1 क्या है, हाइट ऑफ इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी तो मैग्निफिकेशन होती है, वीओ अपॉन यूओ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा मैग्निफिकेशन तो होती है। अबे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है ना बेटा। और अगर मैग्निफिकेशन होती है वी अपॉन यू के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको वी अपॉन यू, है ना बेटा। तो लिख दो, ये आ गया a1 b1 अपॉन ए बी एम ओ इंटू आगे अब डी अपॉन यू। पर यू तो पहले निकाला हमने, क्या था, डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ। थोड़ी देर पहले निकाला बेटा यू है ना, वो निकाला ना, डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ। तो आ गया एमओ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव इंटू डी अपॉन यूवी, और एमओ कितना आएगा, वी ओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन यूवी, और यूवी कितना था, डी इंटू एफ ई डिवाइड बाई डी प्लस एफ ई। जब डेरिवेशन स्कूल में करनी है तो दोबारा प्रूव करना है, मैं तो सीधा यूज कर रहा हूँ ना बेटा। तुमने क्या करना है, तुमने फॉर्मूला लगाना है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। 1/f इक्वल टू v की जगह माइनस डी और u की जगह माइनस यूवी, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू डी एफ ई डिवाइड बाय डी प्लस एफ ई। अब एफ ई बोला ना हमने, दो लाइन से, एक को एफ ओ बोलेंगे, एक को एफ ई बोलेंगे। इसकी फोकल लेंथ हम एफ ई बोल रहे हैं आई पीस, और इसकी फोकल लेंथ क्या बोल रहे हैं, एफ ओ बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो एम ओ इंटू डी अपॉन यू वी, और यू वी की वैल्यू क्या थी, डी एफ ई डिवाइड बाई डी प्लस एफ ई। डाल दो बेटा, और डालोगे तो आपके पास ये आंसर आ गया, वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। वी ओ अपॉन यू ओ ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये वाला लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह तो बिहेव कर रहा है, ये वाला लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, है ना। तो वी ओ अपॉन यू ओ ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, आगे सिंपल माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशन मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब दोनों m1 इंटू m2 आ रहा है, ये m1 और ये m2। मतलब अगर आप पहले मैग्निफिकेशन कर पाए थे मान लो 6 टाइम या 7 टाइम या 10 टाइम, बाद में फिर 10 टाइम, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100, मैग्निफिकेशन बढ़ गई। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन जो है m1 इंटू m2 के बराबर होती है, जबकि हमारा जो बेचारा
आईपीस था या सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसकी मैग्नीफिकेशन मैं बताता हूँ कितने की लिमिट होगी। इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ये कब आया बेटा फॉर्मूला? ये तब आया व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तभी आया ना, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पर अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है सपोज तो यूवी क्या हो जाएगा? एफ ई। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो यूवी एफ ई के बराबर होगा, तो क्या आएगा? माइनस वी अपॉन यू इंटू डी अपॉन एफ ई, बस 1 नहीं आएगा साथ में, और क्या। कितना हो गया जी? तो अगर फाइनल इमेज बोलता है कि इन्फिनिटी पे बन रहा है ठीक है, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो कितना आ गया? वी अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। लेकिन फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी बनेगा तो यू ई तो एफ ई के बराबर होगा, तो माइनस वी अपॉन यू ई इंटू डी अपॉन एफ ई, तो ये आ जाएगी बेटा मैग्नीफिकेशन। यू ई को एफ ई डाल देंगे यहाँ पे, माइनस क्यों आई मैग्नीफिकेशन? अरे इन्वर्टेड इमेज होता तो माइनस में ही तो आती है, इन्वर्टेड तो बन रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट बेटा सीधा था ये ऑब्जेक्ट सीधा था, लेकिन फाइनल इमेज तो उल्टा ही बना ना, इसलिए। तो हमने कर लिया क्या बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चले आगे बच्चों। तो भाई आगे से मैं भी बोरी होता रहता हूँ, नीचे क्लास हम 2:30 स्टार्ट कर लिया करेंगे, लेकिन पढ़ाई का काम वो सुनने का काम होगा तुम्हारा पीछे का। हर चैप्टर पिछले वाला जो होगा वो अच्छे से पढ़ के आना है है ना। तो आधे घंटे तुमसे सुनने का काम, ऑनलाइन वाले भी जो ज्वाइन कर पाएंगे वो ज्वाइन कर ले, सुनने का काम आधे घंटे के लिए। 3 बजे से फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर दिया करेंगे। खुश है? अब पिछला पढ़ के आइयो। मैं ऐसा नहीं 4:30 छोड़ दिया करेंगे, मेरे तो सिलेबस का बहुत बहुत कम रह गया। वेव ऑप्टिक्स रह गई है, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स रह गई है। क्या क्या वो तो रमेश सर को बोलो है, कल से मतलब अगले लेक्चर से। अभी तो चैप्टर मेरे को पूरा करने दो। टेलीस्कोप बचा है बस और क्या। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स बची है और मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स। हमारा ज़्यादा काम नहीं बचा। उसके बाद बेटा मैं हवन करेंगे, हवन करेंगे। तू बता क्या करना है? हैं? हैं क्या? हाँ +1 की
क्लासेस तुम ऐसा करो ना बेटा, सबको एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास समय है तो इट इज़ टाइम टू रिवाइज +1। ठीक है, मैं भी करवा दूंगा जो टॉपिक होंगे ना, जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगते होंगे, इसके ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा बहुत जो समय बचेगा अगर आप लोग चाहोगे, लेकिन सारे क्लासेस अगर लगाना चाहोगे तब 2-4 लोगों के लिए, तो फिर मैंने यूट्यूब पे लेक्चर अभी चले में अभी फ्रेश डाल रहा हूँ, +1 के लगातार डल रहे हैं लेक्चर, तो समय अगर मिलता है तो वहाँ से देखते रहें और पूछते रहें, क्योंकि +1 रिवाइज अगर नहीं करोगे तो आप फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने लायक नहीं रहोगे और एक साल ड्रॉप का बन जाएगा। तो अभी आप सफिशेंट टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होना, तो +1 रिवाइज करना शुरू करो। जैसे मेरा +2 ख़त्म होगा तो +2 रिवीजन भी होनी है उसके बाद, है ना, लेकिन रिवीजन का एक डेफिनेट टाइम होता है कि इस तारीख से शुरू होगा बैच, बीच में जो टाइम होगा उसमें हम +1 कर सकते हैं अगर आप लोग चाहोगे तो। ठीक, लेकिन चाहने वाले बहुत कम होते हैं, तो 2-4 ही हुए तो फिर तो बात नहीं बनेगी। 5 है तो अकेला 5 के बराबर है कि अकेला 5 के बराबर है? 4-5 है। ये बंदा मेरे को भी काउंट कर रहा है। तो +1 रिवाइज करना ज़रूरी है। पर पंगा ये है तुम लोगों को, तुम लोगों को मैंने सिर्फ मैथमेटिकल टूल रिवाइज करने के लिए बोला था। कितने लोगों ने किया हाथ खड़ा कर? 4 लेक्चर पढ़े हुए, मैं क्या वो देख लेना, क्योंकि मैथमेटिकल टूल आपको +2 के लिए भी चाहिए, +1 के लिए भी चाहिए, उसके बिना नहीं आती बेटा फिजिक्स। तो मैं कितने लोगों ने रिवाइज किया उसमें मैथमेटिकल टूल? उन्होंने किया? ये साइन ऑफ 270 + थीटा कितना होगा? -cos थीटा। साइन 270 + थीटा, 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सबसे पहले माइनस साइन लाएगा, 270 ऑड मल्टीपल ऑफ 98 टी रेशियो चेंज हो जाएगी, -cos थीटा। अब इस तक था नहीं, तुम्हारे को पता बताओ तो क्या बोलूँगा मैं, तुम सुनते होगे नहीं, सिर्फ इतना बोला था कि मैथमेटिकल टूल रिवाइज कर लोगे तो +1 रिवाइज करना होगा, उसमें भी वो चाहिए, और अभी +2 तो चला ही हुआ तुम्हारा, उसके लिए तो चाहिए। तुम्हारे को समझ में नहीं आती बात? अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि तुम लैंग्वेज कौन सी समझते हो, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी मिक्स में तो हम लोग बात करते रहते हैं, वो तो तुम्हारी समझ में आई नहीं अभी तक। ये बंदा अभी तक देखो, जैसे ही बोर्ड का ख़त्म कर देता है वैसे ABCD लिखना शुरू कर देता है। बोले चलो अंग्रेजी सीखें, आ जाएगी बेटा, करता रहे तो, हैं लगा रहे तो बस, तो लगा रहा है बस। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलो मैं इतना ही करवाता हूँ, टेलीस्कोप बाद में करवा दूंगा, ये 2 आर्टिकल होंगे, पर लेंथ तो देख लो ना यार। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या, किसको बोलते हैं लेंथ? इन दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलते हैं भाई। तो कितना आ गया? VO + UE, है ना? तो लेंथ कितनी आ जाएगी? VO + UE। कब? when final image is formed at least distance of distinct feature। पर अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो UE कितना हो जाएगा? FE के बराबर। तो फिर लेंथ क्या आएगी बोलो? VO + FE। ये न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करो, तो VO भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और अगला UE भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके आएगी आपकी लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये रही VO + UE। कब? when final image is formed at least distance of distinct vision। VO तो सही है, UE तो अभी निकाला था हमने, क्या? DFE/D + FE। 2-3 बार निकाल लिया बेटा। कैसे निकाला? 1/F = 1/V - 1/E से DFE / D + FE, तो लेंथ होता कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गई। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो क्या आएगा? VO + FE।
वी ओ प्लस एफ ई। और अगर वी ओ भी फाइंड आउट करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला, 1/FO इक्वल 1/VO माइनस 1/UO। अरे भाई ऑब्जेक्टिव किधर को था ना बेटा, ऑब्जेक्ट तो यहाँ था, तो यूओ की जगह यूओ को साइन कन्वेंशन लगाया तो कह रहे कि माइनस यूओ, वीओ फाइंड आउट कर लो, यूओ एफओ डिवाइड बाई यूओ माइनस एफओ। मतलब बोलने का मेरा ये कि अगर न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है कि भाई लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइंड आउट करो, तो इस तरीके से आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज हमने क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर में फिर ऐसा करेंगे हम लोग, टेलीस्कोप कर लेंगे। और टेलीस्कोप बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, लेकिन डेरिवेशन एक ही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की है। टेरेस्ट्रियल में वही कॉन्सेप्ट वही फॉर्मूले लगते हैं दोबारा से। फिर चलो नेक्स्ट लेक्चर में से रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, वो नेक्स्ट लेक्चर में से। तो भाई ऐसा करना कि ऑनलाइन वालों तुम तो अटेंडेंस